बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने, मुझे यकीन है कि $1 मिलियन सवाल का जवाब दिया है, लेकिन किसी हद तक। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त है, यानी रफ सी, 27 सितंबर को दे दी जाएगी, जबकि हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। यानी 27 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में जितने एतराज़ात हैं ना, उनको दूर किया जाएगा और 30 नवंबर को फाइनल फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। और हतमी फहरिस्त के बाद ठीक 54 दिनों पर मुश्तमिल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, जिसके बाद जनवरी का आखिरी हफ्ता बताया गया। तारीख नहीं दी गई, इसकी भी एक टेक्निकलिटी है, उस पर हमने जरूर आगे चल के बात करनी है। इलेक्शन करा दिए जाएंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में। तो नाज़रीन, इलेक्शन शेड्यूल के ये 54 दिन दरअसल पूरे होते हैं 23 जनवरी को, जिसके बाद मुमकिन है कि आइंदा यानी उसके बाद का जो भी वीकेंड हो, यानी 27 या 28 जनवरी को इलेक्शन करा दिया जाए। इलेक्शन का ऐलान भी हो गया, ऐलान की हद तक मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी है। मगर सवाल ये पैदा होता है, बल्कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी महज सिर्फ मुकर्रर तारीख पर इलेक्शन कराना, या सिर्फ तारीख देना कि आगे भी कुछ है, या आइन के वो तकाजे पूरे करना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है, जिसमें आइन कहता है कि इलेक्शन गैर जानिबदार होने चाहिए, इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। क्या पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल है कि तमाम सियासी जमातें आज़ादाना और बिला रोक टोक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सके? कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो मेरा यह सवाल होगा। जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आम इंतखाबात के ऐलान से ठीक एक दिन पहले, जी हाँ ठीक एक दिन पहले, मुल्क के तमाम सियासतदानों के खिलाफ, जिसमें नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, तमाम के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस बहाल करके ट्रायल जारी करने का हुक्म भी दे दिया गया। और आज तो जज साहब खुद कह रहे थे लगता है ट्रकों में आएगा। जी हाँ, और इलेक्शन के ऐलान से ठीक एक दिन पहले अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई और इनके दीगर कई साथियों के खिलाफ सानिया 9 मई के जारी मुकदमात में एक शिक डाल दी गई है जी, बगावत पर उकसाने की, यानी बगावत की शिक दफात भी शामिल कर दी गई है। क्या मुल्क के तमाम छोटे बड़े सियासतदानों के सर पर यह जो तलवार है नाहेली की, क्या यह आज़ादाना इलेक्शन की तवक्को की जा सकती है इस तलवार के साथ? एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में तमाम सियासी जमातों को आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने के मौके फराहम कर पाएगा? ऐसे में पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन इस बार गैर मुतनाज़ा इलेक्शन के इनेकाद में कामयाब होगा, या 76 साल तारीख दोहराई जाएगी कि अगली बार इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? ये तमाम सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा क्या के साथ। प्रोग्राम का मैंने आगाज़ किया। राना एहसान अफजल रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे, कादिर मंदुखेल रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, सेनेटर हुमायूं अहमद रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब, मैं ज़रा लगा सवाल भी एक साथ आपसे कर लूँ। शहबाज शरीफ साहब, आपको मालूम है दोबारा गए और दोबारा जा रहे हैं, कहा जा रहा है कोई पैगाम लेके गए हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसका पैगाम लेके गए होंगे, और पैगाम में क्या है, कोई बयानिए में तब्दीली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसलिए गए हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने उनको बुलाया है, और इस वक्त मरियम नवाज भी उधर हैं और भी दीगर लीडर जो हैं वो मौजूद हैं लंदन के अंदर, और कुछ लोग जो हैं एक आधे दिन में वहाँ चले जाएंगे। कल गालबन एक मीटिंग है जिसके अंदर मियां साहब की वापसी के ऊपर उनकी तैयारियां चल रही हैं पार्टी के ऊपर, पार्टी की उनके ऊपर, और मुख्तलिफ जो इंतज़ामी जो चीज़ें जो देखनी हैं, और फिर इलेक्शंस के मामलात के ऊपर एक मुशावरती मीटिंग है। और बिल्कुल उनको ये फील किया गया कि बजाय कि ये जूम पे मीटिंग की जाए या ऑनलाइन की जाए, तो बेहतर है कि फिजिकल माउथ टू माउथ की जाए ये मीटिंग। एक टर्म बनी थी ना किसी सियासतदान वाले, माउथ टू माउथ मीटिंग की जाए। फिर एक दिन के लिए हुज्जत क्यों की, क्यों आए थे शहबाज शरीफ साहब, अगर कोई पैगाम नहीं है वापस देने के लिए? देखें, कोई ऐसा कोई पैगाम होता वो तो वैसे भी दिया जा सकता था, लेकिन जो मैंने बता आपको दे, एक बताया दिन के लिए क्यों आए थे? लाहौर में किसी कागज पे साइन करने थे, कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स थे, कोई लास्ट डेट्स गुजर रही थी? नहीं जी, क्योंकि ये मीटिंग स्केड्यूल में नहीं थी, तो वो फिर क्यों देखें, सियासत जो अब आगे आने वाले दिन है वो बड़े अहम है। मियां साहब की वापसी है, उनके लीगल मैटर्स हैं, फिर इलेक्शंस हैं, बयानिया है, नैरेटिव चले है। आप कहते हैं, मैं मान लेता हूं, यानी 24 घंटे में कुछ ऐसा गैर मामूली हुआ कि ये मीटिंग स्केड्यूल हो गई। जी
जी, देखिए ये कोई इतनी कोई गैर मामूली बात नहीं है कि अच्छा। 10 घंटे की फ्लाइट है कि आप पहुंच जाएं वहां और मिलके जो है वो मीटिंग कर लें। ये मियाँ साहब की इंसिस्टेंस पे ठीक शहबाज है। शरीफ साहब गए कि लाजम समझा कि इकट्ठे आपस में बैठ के मुलाकात कर लें। ठीक है, वैसे मुझे जी 70 साल की उम्र में 8-8 10-10 घंटे की फ्लाइट ना और 24 घंटे के फर्क के साथ मुझे थोड़ी गैर मामूली लगती है। मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊं। आपका हल्का 110 है जी, और राजा रियाज साहब 2018 में इस हल्का 110 से जीते हैं। आपके वालिद साहब इधर से हारे थे। अब राजा रियाज साहब को मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लिया गया है, तो बीइंग अ कारकुन आप खुशामदीद कहते हैं राजा रियाज साहब को? आपने क्या करना है अब इस हल्के में, कि कोई और हल्का लेंगे? ये देखिए मैं तो इसी हलके का कैंडिडेट हूं और मैं अपना केस पार्टी के सामने रखूंगा जैसे सब लोग रखते हैं और पार्टी उसके ऊपर फैसला करेगी। टिकट किसको देनी है ये पार्टी का राइट है। और मैं समझता हूं कि जहां तक हमारा केस है हम 25-30 साल से इस जमात के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, पार्टी के फैसले को मानेंगे भी। लेकिन अपना अपना केस हम लड़ेंगे जब ये आएगा वक्त, तो फिर देखा चले जाएगा नहीं, कि मुझे पार्टी तो ये क्या वक्त बिल्कुल फैसला करीब करती आ गया ना, शेड्यूल भी आ गया। चले मैं और सादे अल्फाज से पूछता हूं, क्या राजा रियाज जैसे बंदों का मुस्लिम लीग नून में कोई होना चाहिए किरदार? क्या मौजूदा सियासत में हम देख सकते हैं ऐसे बंदे जो अपने मफादात के हवाले से अपनी सीटें शीटें बदलते रहें और भरपूर तरीके से हुकूमत के साथ मिलकर ऑपोजिशन करते रहें, भरपूर तरीके से हुकूमत के साथ मिलकर वजीर आजम का कैंडिडेट देते रहें, भरपूर तरीके से वो तमाम रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना हाथ देते रहें, और फिर आखिर में आप जैसे एक कारकुन की सीट को भी लेके चले जाएं? आप समझते हैं उस टिकट को कम से कम लेके चले जाएं? आप समझते हैं ऐसे किरदारों को पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनकी गुंजाइश होनी चाहिए? देखिए मैं राजा रियाज के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा। देखिए मैं समझता हूँ नजरियात के साथ खड़ा रहना चाहिए है और आपके नजरियात ऐसे नहीं होने चाहिए जो आए रोज तब्दील हो जाएं, और तभी जो है वो सियासत जो है वो इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी। ठीक लेकिन है। पाकिस्तान में ये एक हकायक है कि लोग जमातें चेंज करते हैं और बड़ी तेजी तेजी से चेंज करते हैं। ये इतनी कोई अच्छी बात मैं इसको नहीं समझता, लेकिन ये भी पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। मैं इस और हमारी जो सियासत है वो ऐसी नहीं है। ये मैं यहाँ अच्छा इतना ठीक ही है, कहूंगा, इससे ज्यादा मैं इस नहीं हिस्से का कहूंगा। जी ठीक है, इसे इस वक्त आपको सूट भी नहीं करता इससे ज्यादा आप कुछ कहें। जरा सिर्फ ये बता दें, क्या आप मुतमईन है इलेक्शन कमीशन की इस तारीख को? क्योंकि इससे पहले तारीखें आप ही दे रहे थे, मुस्लिम लीग नून ही तारीखें दे दी थी। और इस सिलसिले में हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक तारीख दी थी, उनका भी यही एक्सपेक्टेड था। राजा रियाज साहब ने भी यही इन्हीं दिनों के मुतालिक बात की थी। आप मुतमईन है? आपको पता है कि इधर इलेक्शन होना है, अगर होना है तो फिर किस नारे के साथ करना है मुस्लिम लीग नून ने देखिए इसमें जिस पार्टिसिपेट? जिस जिसने भी ये तारीख दी है उसने एक लॉजिक, एक बेसिक लॉजिक के साथ तारीख दी है। पहले डीलिमिटेशन का टाइम 15 दिसंबर तक था, तो उससे 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने थे। अब 30 नवंबर का है, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो ये चीज हमारे लिए तो बड़ी ऑब्वियस थी। इसके अंदर ये सबका प्रिडिक्शन थी कि क्योंकि डीलिमिटेशन अब 30 नवंबर को खत्म हो रही है तो उसके 60 दिनों के अंदर इलेक्शन है, तो खुशाइन बात है। अगर डीलिमिटेशन जल्दी मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसके 60 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, तो हमें तो ये कबूल है। हम तो ठीक पहले है। दिन से कह रहे हैं ये हक जो है इलेक्शन कमीशन का है कि वो कौन सी तारीख देते हैं। हम राय जरूर दे सकते हैं लेकिन डिक्टेशन नहीं दे सकते। तो इलेक्शन डिक्टेशन। कमीशन ने अगर इसमें कोई क्लैरिटी ठीक है। दी है, उसके फेयर जी बयानिए ने, तो फेयर, अच्छी बात आप है। आपकी टेक आ गई। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, इस वक्त सबसे जबरदस्त पोजीशन आपकी है, बल्कि मैं कह रहा हूं सबसे वल्नरेबल पोजीशन आपकी है। ना मुंह से ये कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, हालांकि सबसे ज्यादा आप ही को लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त रिक्वायर्ड है। ना ही आप कोई जलसा कर सकते हैं, ना ही कोई रैली निकाल सकते हैं, बल्कि सोशल मीडिया में एक पोस्ट थी कि आप अच्छे से खुलखुला के किसी जनाजे को भी अटेंड नहीं कर सकते। इस मौके पर आप समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख ये जो दी गई है, जो एक्सपेक्टेड हफ्ता बताया गया है जनवरी का आखिरी, इसमें आप इलेक्शन के अंदर कुछ कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, समहाउ अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे तरीके से इवॉल्व कर दिया है कि हमें मोस्ट प्रॉब्ली शायद कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, उसके बाद कौन कैंडिडेट होगा, जो भी होगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। वेरी सिंपल। जे आप लोगों ने देख लिया है, नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान में, पंजाब में, केपी में, इसमें तो ये होता है कि आमतौर पे अपोजिशन वाले जीत जाते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ की जो पूरी गवर्नमेंट होती है वो अगर फेडरल में गवर्नमेंट चेंज होता है तो वो वहाँ पे पूरी चेंज हो जाती है।
और उसके बाद फिर उसमें कोई एक जगह पे ऐसी पार्टी जिसके खिलाफ सारे हों, उसके कैंडिडेट का जीतना कोई तस्वर नहीं कर सकता, और वो भी विदाउट एनी कैंपेन। आप ये सोचिए इन सब कैंपेन ना होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद देखें कि पिछले चंद एक महीनों में जितने भी आप लोकल बॉडीज के इलेक्शंस देख लें या कोई भी देख लें, आप देख लें क्या होता है। और ये मुसलसल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जो मकबूलियत है वो लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। सर मकबूलियत तो सही है, हर जगह सिर्फ बल्ले ने खड़ा नहीं होना ना सर। हुमायूं अहमद साहब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज हो गया है और इस मौके पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको किसी कैंपेन की जरूरत भी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खूबियों में और कामयाबियों में मुसलसल आए रोज इजाफा होता जा रहा है। सर कैंडिडेट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर कैंपेन आपको नहीं चाहिए, कैंडिडेट हैं आपके पास? अगर हैं तो कौन है, किनको टिकट्स दी है? और इस सिचुएशन में वो कैंडिडेट बाहर आके अपनी कैंपेन कर सकेंगे, बता सकेंगे कि मैं ही कैंडिडेट हूं? अच्छा, इस तरह ये है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, जैसे लोकल बॉडीज में हुआ है, उन्होंने भी तो बताया है ना कि हम पीटीआई के हैं। अब पीटीआई के ठीक है चंद लोग वो हैं, उनके ऊपर केसेस है 100-110 है, लेकिन बाकी पीटीआई उसके खाली ये तो नहीं है। आप हर एक सीट के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 लोग होते हैं, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि ये मुझे टिकट मिले, ये मुझे टिकट मिले। अब आपके पास सारे जो लेट्स से जो वो सियासतदान थे जो इधर उधर जाते थे, वो तो सारे निकल गए, पीछे रह गए आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्टेबल की सियासत, मतलब अब तो उनके पास वो इलेक्टेबल जो आए थे वो चले गए। अब उन लोगों ने जिन जिन लोगों को टिकट दे देना है, वो लोग आप ये समझे कि वो अब इलेक्टेबल्स बन जाएंगे। क्यों? उनको वो सारे लोग जो पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, जो पीटीआई की वजह से जो इस वक्त वोट देने आएंगे, उनको इसकी परवाह नहीं होगी कि कौन हमारे, वो खुद बाहर निकलेंगे। ये मैं जो बता रहा था, ये 2 करोड़ 10 लाख जो नए वोटर्स आए हैं, इनमें बाय फार 90%, 80 to 90% आर और विल बी ये पीटीआई के वोटर्स होंगे। और यही एक बहुत बड़ी मुझे सर मुझे फिर एक मेरे सवाल इसके साथ ज़िम्नी आ रहा है कि जितने भी इंसान है 9 मई के मुकदमात है ना, उसमें जो बगावत की शिक डाली गई है उसमें 3-3, 4-4 100 अफराद नामालूम है। और मेरे पास जो खबर है वो नामालूम अफराद वही हैं जो एक्सपेक्टेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर होंगे। इतनी समझ है आप लोगों के? इस हिसाब से देख रहे हैं आप अपनी कैंपेन को और अगले इलेक्शन को? सर 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 मेरी बात सुन ले। अगर 300-400 होंगे ना, तो एक नहीं 2-2, 3-3 लोग वहां पे खड़े हो जाएंगे। एक से नहीं जाएगा, दूसरे का कवरिंग के पास चला जाएगा, वो नहीं होगा तो कोई आजाद खड़ा हो जाएगा, उसको वो कर लेंगे। वो कोई मसला नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा मसला होगा। और अगर देखें, अगर फर्ज करें इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो गवर्नमेंट है, इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने, इन लोगों ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश की, तो आपका क्या ख्याल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? आप लोग का क्या ख्याल है? ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो इस वक्त मसला ही नहीं है पाकिस्तान का। इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान का। तमाम काम तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत से तमाम काम बहुत अच्छे से बेहतर से हो रहे हैं सर। इस टाइम नहीं है मसला, मगर ये मसला जिनके सामने होना चाहिए उनको ये मसला लगता नहीं सर। उनको लगता नहीं है, वो और बात है। तभी तो पाकिस्तान मैनेज नहीं हो पा रहा। ये जो आप फिलहाल जो फायर फाइटिंग हो रही है ना, ये जो अपनी तरफ से इधर को पकड़ रहे हैं, उधर को पकड़ रहे हैं, ये छोटे से छोटे बत्तखोरों को पकड़ रहे हैं, फलानों को पकड़ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। असल आपका मसला ये है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस आए। अगर असल आपका मसला है आपकी इन्वेस्टमेंट आए, असल आपका मसला है कि आपके साथ कोई सीरियस है, वो चीज नहीं होगी। ये छोटी मोटी टॉफियां शॉफियां तो आ जाएंगी, लेकिन आपका मेजर मसला, ठीक है, यानी आप बड़ा मुस्बत है, यानी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड ही रिक्वायर्ड नहीं है ना। आप समझते हैं कि हर चीज बिल्कुल गुड है। बिल्कुल मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाता हूं क्योंकि ये डेट आ चुकी है और मुझे उनसे मुतल्लिक जानना है। कादिर मंदुखील साहब हमारे साथ हैं। कादिर मंदुखील साहब, आप बताएं, इस इलेक्शन कमीशन की ये डेट से आप खुश हैं? आप तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात मांग रहे थे, वो 90 दिन के इंतखाबात तो 6 नवंबर को बनते हैं। इलेक्शन कमीशन कह रही है जनवरी का आखिरी हफ्ता। तो आप मुतमईन हैं? सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाना है कि नहीं जाना है, कि बस खुश हो गए आप? आपकी इस बात से थोड़ा सी इजाजत दे मेरे भाई राना एहसान साहब को आपने छेड़ा है।
तो मैं थोड़ी सी इनकी वो छिड़े नहीं, तो वो छिड़े नहीं, उन्होंने कहा खैर है राजा रियाज ही ले जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता। वो छिड़े नहीं, मैंने कोशिश की थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको हवाला देता हूँ, क्योंकि राजा रियाज साहब ने हामिद मीर साहब के शो में कहा कि मैं आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा, और ये बाकायदा उस वक्त कही जब वो अपोजिशन लीडर थे, ठीक है। फिर उसके बाद मौजूदा जो वज़ीर आज़म है काकड़ साहब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने जा रहे थे, और राजा रियाज के जरिए उनका नाम उसने प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त के उन्हें मंगा लिए और उसको निगरान के लिए नाम दोनों ने मिलकर फाइनल कर दिया। ये थोड़ी सी एक तफसील राना साहब के साथ माजरत। दूसरी बात, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की। देखिए, इलेक्शन कमीशन को जो 9 अगस्त को असम्बली 8 अगस्त को जो तोड़ी गई है, उसकी 90 डेज पूरे हो रहे हैं 6 नवंबर को। हमारा मुतालबा तो पहले दिन से ये था कि आप 6 नवंबर के से पहले आप ऐलान कर दें। इलेक्शन कमीशन ने हमें और पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाने के लिए आज का जो शोशा छोड़ा उन्होंने कि भाई पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर 54 डेज, वही जो राना सनावला साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के लोग ये बयान देते थे कि ये 54 डेज के बाद होगा, जनवरी फरवरी में। तो मैं आपको एक और मालूमात दे दूं, आप थोड़ा सा मालूम भी कर लें। ये डिलिमिटेशन तो ऑलरेडी पिछले साल हो चुकी है। मैं खुद अपने हल्के के हवाले से, बहुत सारे लोगों के एतराज़ात के हवाले से फाइनल हो गए, सब चीज़ हो गए। अब इनका ये कहना है कि डिलिमिटेशन आप दोबारा करेंगे। अब आपको टेक्निकल बात बताऊं, दोबारा आप किस वजह से कर रहे हो? क्योंकि आपकी सीटें बढ़नी और कम तो होनी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 239 के तहत आपको असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 तो दूर की बात है, असम्बली नहीं रही है, तो वो सीटें तो आप कम ज्यादा कर नहीं सकते हो। लिहाजा जो आपने अपनी डिलिमिटेशन पिछले साल की है, और सर कादिर मंदोखेल साहब, मेरा सादा सा सवाल था, क्या आप इलेक्शन कमीशन की इस डेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, मैं को मुलजिम नहीं हूँ कि आपको कचहरे में खड़ा करके इस तरह या सोनू में नहीं, मैंने पीपल्स पार्टी का पूछा, आप 90 दिन के स्टांस पे कायम है? मैंने जवाब दे दिए शुरू में, थोड़ी सी वजाहत आपको बता दिए कि मैं ये जो जवाब देने का मेरे क्या वो है, मैं दलाइल के साथ आपके साथ एज ए वकील आपसे मुखातिब हूँ, आपके सुनने वालों से। इस वजह से ये सारे दलाइल मैंने दिए कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये जनवरी के आखिर में शोशा छोड़ा है, ये शोशा उनका बनता नहीं है। जो बाना वो बना रहा है डिलिमिटेशन का, वो डिलिमिटेशन हो चुकी है। अब चूंकि मर्दमशुमारी का उन्होंने बाना बनाया, मर्दमशुमारी अगर के बेस पे वो दोबारा करना चाहते हैं तो उसमें ज्यादा हल्के में वोटर के नंबर्स बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होना। तीसरी बात ये है, और आखिरी बात, तो जब ये कह रहे सीसीआई की मीटिंग में ये तय हुआ, तो ये सीसीआई की मीटिंग जो था वो गैर आईनी था, क्योंकि उसमें 2 जो वजीर आला थे वो निगरान थे। निगरान के पास कोई इख्तियारात इस तरह नहीं है कि वो डिसीजन ले सीसीआई के प्लेटफॉर्म से, और इलेक्शन कमीशन उसका बेस बना के और उसका बाना बना के और इस तरह इलेक्शन को प्रोलॉन्ग कर ले। पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए। जो इलेक्शन से भाग रहे वो आपके सामने, हम उसी पे ठीक है। कादिर मंदोखेल साहब, आपने दलाइल दे दिया, मेरा फिर सवाल अपनी जगह पे है कि क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि अब जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इंतजार करेंगे? मेरा सवाल वही है। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको यूं दूं कि ये मेरे पार्टी की क़यादत फैसला करेगी। आज ही चूंकि ये अनाउंस हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो यकीनन इसके ऊपर मशावरत होगी। जो पार्टी क़यादत या हमारी सीएससी जो है जो फैसला करेगी उसी के पर हम करेंगे। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लबलुबाद ये आज की जो शेड्यूल नहीं है बल्कि एक ऐलान है, इस ऐलान को हम रिजेक्ट करते हैं। ऐलान को रिजेक्ट। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब का एक स्टेटमेंट मैंने सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि पंजाब में जो थे मोहसिन नकवी साहब, बच्चों की तरह जरूर पाला या रखा, आसिफ अली जरदारी साहब ने बच्चों की तरह जरूर ख्याल जरूर रखा, लेकिन बच्चा फिर जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो वाकई आपको ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब फिर गए पीपल्स पार्टी से? देखिए, पहली बात तो आप एक बात पे आप लोग मीडिया वाले जोर दे रहे हो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको अपना बच्चा कहा, ठीक है, जबकि हमारी तरफ से कोई और उसकी रिकमेंडेशन नहीं थी। वहां पंजाब में नून लीग और इन लोगों ने ये तय किया और इसको लाया, और ये चौधरी जात वालों का रिश्तेदार है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, अगर आप एक बात को अगर आप लोग पकड़ रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको अपना बेटा कहा, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने मरियम नवाज साहिबा को भी बेटी कहा,
तो क्या उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से या वो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है? ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल दुरुस्त मानता हूं, क्योंकि मैं इस पर कोई बहस नहीं कर सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक राना खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अभी साबिक चीफ जस्टिस हो गए उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने नैब इस्लाहात का जो के खिलाफ जो दरखास्तें थी उन तमाम को मंजूर कर दिया, तकरीबन 9 शिकें बहाल भी कर दी, और अब हम देख रहे हैं कि नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और तमाम केसेस, मेगा करप्शन के तमाम केसेस दोबारा ओपन हो चुके हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का था, इतना ही अहम था, तो उन्होंने तो मई में पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से भी कहा था, उस पर तो अमल दरामद हुआ नहीं और खैर उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ। नैब इतना एक्टिव हुआ है और आज तो नैब के चेयरमैन ने ख़त तक लिख दिया है कि हसास इदारों के अफसरान को डेपुटेशन के हवाले से कि वो अब नैब की इंक्वायरीज को देखेंगे। तो आप लोगों को कोई ख़तरा नहीं लग रहा कि आप इस पेज पर हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तमाम मुकदमात भी खुलने चाहिए, हसास इदारों के अफसरान जिनके पास ऑलरेडी सबकी फाइलें वैसे तैयार होती हैं, तो आप लोग तैयार हैं इस किस्म के एहतसाब के लिए? देखिए, नैब ने आज तक जब से ये बना है, ये कुछ मकासद हासिल करने के लिए, सियासी मकासद हासिल करने के लिए बना है हमारी नज़र में, और यही वजह है कि जब हमने इनके कानून को ट्रांसपेरेंट बनाया तो उसका यही मकसद था कि पहले की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ जजमेंट्स में इस चीज़ का जिक्र किया कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही है। तो अब जब वो पुराने कानून बहाल हो गए, ये तो फिर अब रियासत के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो उन काले कानून को मिसयूज करते हैं या नहीं करते। उम्मीद यही है कि हर एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो वो ये भी होती है कि अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है या कानून तोड़ा है तो उसकी सजा भी मिले, और अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उसके ऊपर जाली केस भी ना बने। तो दोनों, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब है कि अगर कोई मुजरिम है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये दोनों एंगल से अच्छा, अगर आपने तरामीम इतनी तगड़ी की थी नैब में, तो आप लोग रिव्यू पे क्यों नहीं अभी तक गए? कल 24 घंटे रह गए सिर्फ, क्यों नहीं गए अभी तक आप लोग? देखिए, ये तो लीगल टीम जो है जिन्होंने ये तरामीम की, उनके ऊपर उनसे पूछा जाए। मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका कोई इरादा है कल जाने का या नहीं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। ये हमने तो ये भी सुना था कि शायद केयर टेकर सेटअप रिव्यू पे करेगा, लेकिन अगर नहीं किया तो सारी जमातों को जाना चाहिए नैब के इनकी बहाली के ऊपर बिल्कुल जाना चाहिए है, और अगर नहीं जाते तो ये मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इसके अंदर कम से कम ये हमें दाखिल करना चाहिए कि हम जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे आप लोग, अच्छा, वैसे आप तैयार हैं कि ये 2024 के एक्सपेक्टेड जो इंतखाबात हैं उसमें इस एहतसाब के साथ जाना है कि जनरल बाजवा को भी कटहरे में लेके आना है, जनरल फैज को भी कटहरे में लेके आना है, जस्टिस बंदयाल साहब को भी लेके आना है, जस्टिस खोसा साहब को भी लेके आना है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, यानी अपने इस बयानिए के ऊपर कायम है कि आप ऐसा करेंगे? पहले जो 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसके अंदर हम एक कोalition के अंदर थे, और जो कोalition की तरजीह नहीं थी वो हम नहीं कर सकते थे। आज हमारी ऊपर कोई ऐसे वो बाइंडिंग चीज नहीं है कि हम खुल के अपना मौक़िफ़ बयान ना कर सकें। तो बिल्कुल ये हमारा मौक़िफ़ है। जब ये बात उठती है कि मुल्क क्यों आज जिस हालात में खड़ा है, उसकी क्या वजह है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस मुल्क की सियासत के साथ जो एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, और उसके अंदर जो साकिब निसार की कोर्ट थी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी वो इन्वॉल्व थी, और वो जो तजर्बा किया गया, वरना पीएमएलएन क्लीन स्वीप कर रही थी, आरटीएस को बिठाया गया, फिर ये खुद मानते हैं कि इनके नैपी चेंज होते रहे, बिल पास कराते रहे वो मिलके इनके साथ, सेनेट के नंबर पूरे कराते रहे, तो वो जो तजर्बा किया वो उसका नुकसान इस मुल्क को पहुंचा, और जब जिम्मेदारों की बात आएगी तो उनकी बात आएगी। तो ये हमारा बयानिया, एक तजर्बा तो ये 16-17 महीने का भी किया गया था ना कोलिशन पार्टनरशिप का, वो कामयाब रहा नहीं। देखें, पहली बात तो ये कि ये तजर्बा जो था ये जमहूरी तजर्बा था, क्योंकि आइन के मुताबिक जो है वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई, और वो एक आईनी प्रोसेस के जरिए ये हुकूमत आई। बिल्कुल किसी ने दावत नहीं दी थी, किसी ने दावत नहीं दी थी कि आप लोग आ जाएं, हम तैयार हैं, कोई ऐसी कोई चीज नहीं थी, यानी किसी ने कोई दावत नहीं दी थी। सिर्फ ये हुआ था कि नैपी चेंज करना बंद हो गए थे, यही काफी था, और कुछ नहीं था, और उसी से जो है वो मामलात जो है वो या ऐसे बच्चे को तैयार कर दिया था जिसको नैपी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखें, मैं समझता हूं नैपी की जरूरत तो सिर्फ एक ही जमात को थी,
ये उनके सदर के अल्फाज हैं। देखें, अल्फाज भी उनके अपने लोगों के हैं कि हमारे नैपी चेंज होते थे, आज भी वो सदर है जमात के। तो बाकी जमातें तो जो मेरे ख्याल से वो समझ चुकी हैं इस चीज को, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, वो समझती हैं कि हर अदारे को अपना रोल अदा करना चाहिए और अपने हदूद में काम करना चाहिए। तो वहां तो ये मेजॉरिटी है, ये तो एक ही जमात है और उसका लीडर है जो कहता है आज भी मैं उनसे बात करूंगा, उसका बयानिया ही ये रहा है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। अच्छा सेनेटर साहब आप बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब अभी तक नहीं कह रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और आपको लगता है कि सिर्फ 8, 10, 12 घंटे या 24 घंटे के फर्क के बाद दोबारा शहबाज शरीफ साहब का वापस लंदन चले जाना ये मामूली है? यानी 70 साल की उम्र में बंदे का लंदन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लंदन आना, और कई बड़ी बीमारियों के सर्वाइवल भी हैं, तो आपको लगता है कि आम सी बात है कि कोई खास ऐसी चीज है जो आपको शक लग रहा है जिसका? देखिए, मुझे लगता है ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बजाय जो इनको जो डर लगा है वो एवन फील्ड का लग गया है। ठीक है, इनको डर ये लगा है कि ये जो सारे नैब के केसेस खुल गए हैं और उसमें खास तौर पे ये सारी चीजें खुलेंगी, एवन फील्ड भी खुलेगा, अब जो वन मेफेयर है वो भी, सॉरी ये कौन सा है ये जो इन्होंने उस पे बेचा है, नाम मुझसे भूल गया है, हाइड पार्क, वन हाइड पार्क, उसका भी खुलेगा। अच्छा, उसके अलावा शायद खाकान अब्बासी का भी नाम आ गया है, उसके अलावा इसहाक डार साहब का भी नाम आ गया है, इन सारों के। तो इन लोगों की जो बीमारियां होती हैं, काफी लोग शामिल हैं इसमें, साबिक पीटीआई के अरकान भी काफी शामिल हैं। लिंक है इनकी हुकूमत में ना होने का, जो बेशक शामिल हो, मुझे उनसे कोई, मेरे किसी शख्स से हमदर्दी जिसने इस मुल्क को किसी भी तरीके से लूटा है, चाहे वो पीटीआई के हों या चाहे वो पीटीआई के ना हों, मुझे किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अगर उनका नाम किसी भी लिहाज से ये नैब केसेस में है या होना चाहिए था, उनका नाम डालें उनको। अगर वो अपने मेरिट में निकल सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह, अगर मेरिट में नहीं निकल सकते तो मुझे किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, आई एम सॉरी। ठीक है, एज बात। अब ये लोग जो इनको भी जो वो वापस आए, देखें लंदन अगर ट्रैवलिंग होती है ना, लंदन के 10 घंटे हैं लेकिन वो आसान 10 घंटे नहीं है। वो आप आओ और जाओ, ये कोई पिंडी से लाहौर, लाहौर से पिंडी वाली नहीं है कि आप उधर चले गए और वापस आ गए। आपको इधर आए, यहाँ आके पता चला उप्स ये तो सारे खुल गए, वापस भाग गए हैं और कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ये लगता है नंबर 1, मैं आज भी कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस होंगे टाइम पे। एक तो टाइम पे हुए नहीं है, टाइम है 12 या 15 नवंबर के बाद टाइम खत्म हो जाता है। अब जब 15 नवंबर के बाद जब जो भी आता है, चाहे वो दिसंबर होता है चाहे जनवरी होता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब अगर वो जनवरी में कहते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता कि वो जनवरी में आके कह दें कि सॉरी जी ये मसला हो गया था, हम अपना टाइम वो जो इलेक्शन एक्ट के लिहाज से कि जी हम एक दूसरा टाइम दे देंगे। यानी आपको जनवरी भी नहीं लग रहा, यानी आपको जनवरी का आखिरी हफ्ता भी नहीं लग रहा। इसी साल में जो 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के जो आर्टिकल 224, मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा। मुझे ये लग रहा है कि इनमें से ये जो अभी बात हो रही है ना, वो ये है कि ये एक बहुत बड़ी क्लेंजिंग होगी, पर्जेस होंगे, जिस तरीके से मुख्तलिफ जगह पे हुई थी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जो मैकियावेलिन टाइप की जो पॉलिटिक्स होती थी या जिस चीज़ को वो करता था, उस टाइप की चीज़ होगी। लोगों को परचेस करेंगे, जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनको हटाने की कोशिश की जाएगी, किसी एक नाम पे दूसरे नाम पे वो करते हुए होगा, और उसके बाद फिर कहीं जाके हो सकता है अगले साल होगा। फिलहाल ये इन जैसे लोग जो जाके वहाँ पे सेल्फियाँ लेकर खींच रहे हैं कि जी मैं इधर आया था वो आया था, इस किस्म के लोग इनको सूट करते हैं। और इट्स वेरी सैड कि हम लोगों की जो कंडीशन है इस वक्त इतनी, हालांकि हम लोग इतने टैलेंटेड मुल्क है, ये इतने रिसोर्सफुल मुल्क है, लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो सिर्फ इसी वजह से है कि हम लोगों की यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, और इसमें हम खुद भी शामिल हैं। इसमें हम लोग अपने मतलब के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें किया, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। मैं 3 बड़ी पार्टीज का जिक्र करता हूँ, बाकी तो इममटीरियल है, बाकियों का तो मतलब दे आर लाइक सपोर्टिंग एक्टर्स। लेकिन इन 3 लोगों ने अगर मिल के, अगर
इस भंवर से निकलना है तो इन तीन पॉलिटिकल पार्टीज को, वेदर दे हेट ईच अदर दे डोंट, इन तीनों की लीडरशिप ने मिल के इस भंवर से अपने आप को निकालना है। अदरवाइज ट्रस्ट मी, I don't see something really good happening in the next few सर months. भंवर का भी एक सर्टन क्राइटेरिया होता है ना, जब आज नए अपने तमाम मेगा केसेस भी खुल गए और मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कादिर मंदोखिल साहब आपके पास आऊँगा कि पहला केस के लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है और वो केस जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ। जी हाँ, रेंटल पावर स्कैंडल के सिलसिले में क्या थ्रेट फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक सर। कादिर मंदोखिल साहब, मेरा आपसे सवाल है, राजा परवेज अशरफ साहब को बाकायदा तौर पर नोटिस अब जारी कर दिया गया है और ऐसे मौके पर जब आज चेयरमैन नैब ने यह खत भी लिख दिया है कि हमें पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं और डेफिनेटली फौजी इदारे भी होंगे, तो उनसे हम अफसरान को डेपुटेशन पे मंगवाना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में खत भी लिख दिया और इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनको अफसरान ना मिलेंगे। तो आपको फील होता है, आपको या आपकी क़यादत को कोई थ्रेट फील होता है कि अब तो तमाम केसेस भी खुल गए और हसास अदारों के अफसरान को भी हमारे पास के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन के दिए गया, जिनसे मुतल्लिक आ जाता है कि ऑलरेडी उनके पास तो सारी फाइलें बनी हुई भी होती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि खुद इमरान खान साहब ने इस नए ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था और सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब की पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, इस वजह से कि पीपल्स पार्टी ने वो जो नवे दिन के रिमांड थे उन सब प्रोसेस से, उस टॉर्चर से वो गुजर चुके हैं, चाहे खुर्शी शाह साहब हो, चाहे उसमें शर्जील मेमन साहब हो, चाहे उसमें डॉक्टर आसिम हो, वगैरह वगैरह। तो और फिर दूसरी बात, जो आप राजा रियाज साहब, राजा अशरफ साहब की बात कर रहे हो, तो परवेज अशरफ साहब की बात करो तो ठीक है, नोटिस जारी बात है, जब वो रिटर्न हो गया तो आए भुगतेंगे। हम तो कभी पीछे ना हटे, ना हमने कोई शॉर्टकट रास्ता रुका है। और आपको एक और बात बता दूं कि जब ये ऑर्डिनेंस आया था असम्बली में, तो सबसे पहले मैंने मुखालफत की और बिलावल साहब ने की असम्बली के फ्लोर पे, कि चूंकि हम इत्यादी थे, इसी वजह से हमारे उस वक्त भी रजा नहीं था कि ये इसमें अमेंडमेंट हो जाए सारी से। और दूसरी बात जो आपने की है कि एक मरतबा एक क्वेश्चन में नेब से ये सवाल जब किया गया कि इनके सारे अफसरान की डिटेल लाई जाए, तो पता चला कि 90%, 95% जो नेब के अफसरान थे वो इंजीनियर्स थे। अब इंजीनियर्स भी हमारे लिए मोहतरम है, उनका भी एक पेशा है, मगर यहाँ तफ्तीश में इंजीनियर्स का क्या काम? यहाँ तो कोई वकील होना चाहिए, रिटायर्ड कोई पुलिस अफसर होना चाहिए, रिटायर्ड जज होना चाहिए, या और जो लॉ के हवाले से जानने वाला। हाँ, इंजीनियर के केस में जरूरत होगी कि जहाँ टेक्निकल इश्यूज है, लेकिन थ्रू आउट 90-95% इंजीनियर्स को नहीं होना चाहिए। और बाकी जो आपका सवाल है कि उन्होंने, ये खबर मैंने भी देखी है मीडिया पे कि इंटेलिजेंस अदारों से उन्होंने मांगा है, तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, सो बिस्मिल्लाह, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारे हाथ साफ है और हम समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमाते हमारी क़यादत के खिलाफ, तो हम तो पहले से मुंह देते आ रहे हैं। मगर बहुत शुक्रिया आपका कादिर मंदोखिल साहब, हमसे बात कर रहे थे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, राना एहसान अफजल, आप सबका बहुत शुक्रिया। आखिर में ये सवाल छोड़े जाता हूँ कि ऐसे मौके पर जब कौमी क़यादत अंडर ट्रायल हो, ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात को बाकायदा तौर पर अपनी सियासी प्रैक्टिस करने की भी इजाज़त ना हो, तो कहा जा सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।